सोशल साइंस जो कि जीएस में हिस्ट्री भी, पॉलिटिकल साइंस भी, ज्योग्राफी भी, इकोनॉमिक्स भी सब कुछ कवर करता है, लेकिन टीजीटी टीचर के लिए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो है वो देखने को नहीं मिलते हैं। सो लेट्स बिगिन। हम जो है क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, इन क्रिटिक ऑफ नेशनलिज्म who said patriotism cannot be our final spiritual shelter. My refuge is humanity. I will not buy glass for the price of diamonds, and I will never allow patriotism to triumph over humanity as long as I live. तो ये बात जो है किसने कहा था? तो ये बात जो है बोला था रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने बोला था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर का तो नाम सुना ही होगा आपने। रविंद्रनाथ टैगोर, एन एमिनेंट इंडियन पोइट, फिलोसोफर एंड नोबल laureate, critiqued in nationalism by emphasizing the superiority of humanity over the patriotism. In his view, nationalism, if placed above human values, is akin to exchanging diamonds for glass, an inferior choice. He believed that true spiritual refuge lies in humanity, transcending the narrower confines of the patriotism. इतनी बात क्लियर है। उसके बाद ये रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में इतनी सारी बातें हमने इसलिए की है ताकि आपको सारी चीज़ें जो है वो याद रहें। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रतिहार रूलर्स अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ आदिवरहा? तो वो था मिहिर भोज। कौन था वो? मिहिर भोज था। मिहिर भोज के बारे में भी अब हम बात कर लेते हैं। तो जो मिहिर भोज है ये, अगर हम इसकी बात करें तो मिहिर भोज अ प्रोमिनेंट रूलर ऑफ द गुर्जरा प्रतिहार डायनेस्टी। कौन? गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। एज्यूम्ड द टाइटल आदिवरहा विच मीन्स द primeval bore an incarnation of the Hindu god Vishnu. This title reflects Mihir Bhoj's reverence for Hindu deities and his desire to establish his reign under the divine protection. His reign, which lasted from the mid-9th to early 10th century, marked a period of significant military and cultural achievements, helping to consolidate एंड एक्सपेंड द प्रतिहार एम्पायर। इतनी बातें क्लियर है जो हमने पढ़ी। प्रतिहार रूलर्स अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ आदिवरहा फॉर द मिहिर भोज। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि यहाँ पे हमें मैच करने हैं, जो मतलब गलत पेयर है उसको छांटना है। तो जो गलत पेयर है यहाँ पे वो है अमीर खुसरो फुतुह उस सलातीन। ये जो है गलत है, ठीक है, तो इसको हमने काट के पहले रख दिया। तो जो चीज़ ठीक है, हम अगर उसकी बात करें तो जो चीज़ ठीक है वो है हमारा ऊपर मिनहाज उस सिराज तबक़त ए नसीर, ये चीज़ ठीक है। तो मिनहाज उस सिराज तबक़त ए नसीर जो है ना, इसकी अगर हम बात करें तो मिनहाज उस सिराज वो जो 13th सेंचुरी हिस्टोरियन, ये जो है मिनहाज उस सिराज 13th सेंचुरी 13वीं शताब्दी का हिस्टोरियन था, हु ऑथर्ड तबक़त ए नसीरी, जिसने जो है तबक़त ए नसीरी ये लिखा, एंड कंप्रेहेंसिव क्रॉनिकल ऑफ मुस्लिम रूलर्स इन इंडिया, पर्टिकुलरली द दिल्ली सल्तनत के बारे में इसने बताया। फिर जो नेक्स्ट है वो है जियाउद्दीन बर्नी, तारीख ए फिरोज शाही। जियाउद्दीन बर्नी अनदर एमिनेंट हिस्टोरियन था, ये इतिहासकार था। फिर इसने क्या करा? eminent historian of the Delhi Sultanate wrote the Tarikh-e Firoz Shahi, documenting the history of the period, especially during the reign of the Firoz Shah Tughlaq। इन्हें फिरोज शाह तुगलक के बारे में जो है ज़्यादा चीज़ें लिखी। उसके बाद जो नेक्स्ट है ये है बदायूनी जो है मुंतखब उत तवारीख अब्दुल कादिर बदायूनी compiled the मुंतखब उत तवारीख, which is a significant historian account over covering the reigns of several Mughal emperors, नोटेबली अकबर की इसने ज़्यादा बात करी। अमीर खुसरो, और यहाँ पे जो चीज़ थे ना, यो अमीर खुसरो डिड नॉट राइट फुतुह उस सलातीन। इसने क्या लिखा था? अमीर खुसरो ने लिखा था इस्लामी। इसने क्या लिखा था? इसामी लिखा था, ठीक है, इसामी लिखा था। समझ गए? किसने? अमीर खुसरो ने। ओके, उसके बाद जो है अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हेन देयर इज नो वर्क टू डू ऑन फार्म्स, पीपल गो टू अर्बन एरियाज टू लुक फॉर द जॉब। दिस काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज नोन एज, इस प्रकार की जो बेरोजगारी है वो क्या कहलाती है? तो इस टाइप की बेरोजगारी जो है वो कहलाती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन पीपल आर आउट ऑफ वर्क ड्यूरिंग द सर्टेन सीजन्स ऑफ द ईयर, टिपिकली व्हेन देयर जॉब्स आर डिपेंडेंट ऑन द पर्टिकुलर टाइम्स or seasons, such as in agriculture during off seasons, where when there is no agriculture work available, these workers
often migrate to urban areas seeking temporary employment until the next farming season begins। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन वो क्या है, हॉट एंड ड्राई लोकल विंड ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया इज कोल्ड। तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं लू। क्या कहते हैं हम उसको, लू कहते हैं, लू कहते हैं, ठीक है, उसको हम लू कहते हैं। Loo is a hot and dry wind that blows across the northern plains of India during the summer months, particularly from May to June. These winds originate from the desert regions and can reach temperatures significantly, often exceeding 45 degrees Celsius, 113 degrees Fahrenheit। क्लियर है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन किसको कहते हैं, तो प्राइम मेरिडियन कहते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को। प्राइम मेरिडियन किसको कहते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कहते हैं। देखो प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्यों कहते हैं, द प्राइम मेरिडियन इज एन imaginary line of the longitude that runs from the north pole to the south pole and passes through the Greenwich London. It is defined as 0 degrees longitude and serves as the starting point for measuring longitude around the globe, and this meridian divides the earth into the eastern hemisphere and the western hemisphere। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच वन इज नॉट रिटन बाय द डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो है कौन सी चीज़ नहीं लिखी गई है, तो देखो ये जो अनटचेबल है ना, अनटचेबल ये जो है नहीं लिखा गया है भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। बाकी एनहिलेशन ऑफ कास्ट ये लिखा गया है, हु वर द शूद्रास ये भी लिखा गया है, और रिडल्स इन द हिंदुइज्म ये भी लिखा गया है। किसके द्वारा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। अनटचेबल इज अ नॉवल रिटन बाय द मुल्क राज आनंद। ठीक है, अनटचेबल जो है ना, अनटचेबल ये किसने लिखा था, मुल्क राज आनंद ने, मुल्क राज आनंद ने। ठीक है, मुल्क राज आनंद ने जो है लिखा था किसको, अनटचेबल बुक को। क्लियर है इतनी बात। अब अनटचेबल जो बुक है ये एक नॉवल है जो कि लिखा गया था मुल्क राज आनंद के द्वारा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा नहीं लिखा गया था। द नॉवल पोर्ट्रेज अ डे इन द लाइफ ऑफ बक्खा, अ यंग इंडियन स्वीपर बॉय, एंड एड्रेसेस थीम्स ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल इनजस्टिस इन कॉलोनियल इंडिया। In colonial India, Mulk Raj Anand, the prominent Indian writer and social activists, used the narratives to highlight the plight of the untouchables, Dalits in the society, shedding light on the harsh realities they faced। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, who described freedom as a silence of laws। तो ऐसा कौन था, तो वो था थॉमस होबस। कौन था, थॉमस होबस। who described freedom as a silence of laws, थॉमस होबस। थॉमस होबस is a 17th century English philosopher, characterized freedom as the silence of laws in his seminal work Leviathan। For Hobbes, freedom was not merely the absence of external constraints, but the absence of laws that could hinder an individual's actions or choices. He viewed laws as necessary for maintaining order and preventing chaos in the society, but believed that true freedom existed when individuals were not restrained by the laws that dictated their behavior। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज द नेम गिवन इन टू द फुल मून नाइट। फुल मून नाइट को कौन नहीं जानता, ये इसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णिमा बोलते हैं। इन हिंदू कल्चर द फुल मून नाइट इज नोन एज पूर्णिमा, इज नोन एज व्हाट, पूर्णिमा। इट इज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस एंड होल्ड स्पेशल सिग्निफिकेंस इन द रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल practices and उसके अलावा पूर्णिमा occurs when the moon is completely illuminated by the sun rays appearing round and bright in the night sky. It is a time for festivities, prayers and rituals often marked by the gatherings, fasting and offerings to the deities। ठीक है, पूर्णिमा की बात हो गई। उसके बाद अब हम अगला क्वेश्चन जो देखेंगे, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, अगला जो क्वेश्चन है वो है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच नहीं है। एक तरफ डिपार्टमेंट दे रखा है, दूसरी तरफ जो है फाउंडेड बाय दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दीवाने अर्ज है ये इल्तुतमिश के द्वारा जो है फाउंड नहीं करा गया था। ठीक है, दीवाने ए अर्ज जो है इल्तुतमिश के द्वारा फाउंड नहीं करा गया था। बाकी दीवाने ए मुस्तखराज अलाउद्दीन खलजी के द्वारा किया गया था, और दीवाने ए कोहली जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा करा गया था। दीवाने ए खैरियत जो है ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करा गया था। सो दीवाने ए अर्ज इल्तुतमिश जो है
ये पेयर गलत है। दीवाने ए अर्ज वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द बलबन। दीवाने ए अर्ज जो है, ये जो दीवाने ए अर्ज है, अगर हम इसकी बात करें ना दीवाने ए अर्ज की, तो दीवाने ए अर्ज वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द बलबन, नॉट बाय द इल्तुतमिश। इट वॉज अ रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ये जो दीवाने ए अर्ज था, ये रेवेन्यू वाला डिपार्टमेंट था, रिस्पॉन्सिबल फॉर द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ द लैंड रेवेन्यू बेस्ड ऑन द एक्चुअल प्रोड्यूस ऑफ द लैंड इन कॉन्ट्रास्ट टू द फिक्स्ड रेवेन्यू सिस्टम प्रिवेलेंट अर्लियर। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंटेशन बिलीव दैट ओनली पीपल हु आर ड्रॉन फ्रॉम अ पर्टिकुलर ग्रुप कैन जेन्युइनली आर्टिकुलेट इट्स इंटरेस्ट। से बात ठीक है। मैंडेट डॉक्ट्राइन बिलीव्स इन पॉपुलर गाइडेंस टू दोज हु एक्सरसाइज गवर्नमेंट पावर। ये बात भी क्या है, ठीक है, क्लियर इतनी बात। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो क्या है, यहाँ पे बात ये है कि कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंटेशन posits that individuals can effectively represent and advocate for the interests of a particular group only if they belong to that group themselves. This theory emphasizes the importance of shared identity and experiences in accurately articulating the concerns and needs of a community or demographic. इतनी बात क्लियर है। और mandate doctrine on the other hand suggests that elected representatives derive their authority and legitimacy from the mandate given to them by the electorate. According to this doctrine, representatives are expected to follow and act upon the preferences and interests expressed by the voters who elected them, thereby ensuring that the government actions are guided by the popular will. इतनी बात क्लियर है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि इनमें से हमें छांटना है कि कौन कौन से पेयर ठीक हैं। तो अशोक निगरोध ये बात ठीक है, और मीनांदर नागासेना ये भी बात ठीक है, और जो हर्षा है ह्वेनसांग ये भी बात ठीक है, लेकिन कनिष्का महाकसप्पा ये चीज़ जो है वो गलत है। क्या है, ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए क्वेश्चन जो है, अगर हम बात करें फर्स्ट जो अशोक है निगरोधा, अशोक द मौर्यन एम्परर इज एसोसिएटेड विद द स्टोरी ऑफ मीटिंग द बुद्धिस्ट monk निगरोधा हु रिपोर्टेड कन्वर्टेड अशोका टू द बुद्धिज्म। दिस एनकाउंटर इज सिग्निफिकेंट इन अशोका's पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड हिज सब्सिक्वेंट प्रमोशन ऑफ बुद्धिज्म अक्रॉस हिज एम्पायर। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें मिनांडर की, तो मिनांडर जो है नागासेना, मिनांडर ऑल्सो नोन एज Milinda in the Buddhist texts was a Greco-Bactrian king who ruled in the northwestern India around the 2nd century BCE. 2nd century BCE. He is famously associated with his philosophical dialogues with the Buddhist sage Nagasena, recorded in the text known as Milinda Panha, Questions of Milinda. उसके बाद नेक्स्ट जो है हर्षा, ये ह्वेनसांग हर्षा ऑल्सो नोन एज हर्षवर्धना वॉज द 7th century इंडियन एम्परर हु रूल्ड ओवर नॉर्थ इंडिया। ही इज नोन फॉर हिज पैट्रोनेज ऑफ बुद्धिज्म एंड हिज सपोर्ट फॉर द फेमस चाइनीज बुद्धिस्ट monk ह्वेनसांग जुएनजांग। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद अब हम बात करते हैं, जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि विच प्लैनेट डज नॉट हैव रिंग्स अराउंड इट। तो ये जो अर्थ है इसके पास रिंग नहीं है, बाकी जुपिटर के पास, सैटर्न के पास, यूरेनस के पास, इन सब के पास क्या है, रिंग्स हैं। Earth is the only planet that does not have rings around it, while Jupiter, Saturn, Uranus are known for their prominent ring systems. Earth does not possess any visible rings. The rings around Jupiter, Saturn, and Uranus are composed of varying materials such as dust, rock, particles, and ice orbiting around these planets in distinct bands. इतनी बात क्लियर है। उसके बाद जब अगला क्वेश्चन है वो ये है, वाटर फ्रीजेज एट, वाटर जो है वो कितनी डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता है। वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस अंडर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दिस टेम्परेचर marks the point where liquid water transitions into the solid ice, and during freezing water molecules slow down and arrange themselves into the crystalline structure, resulting in the solidification of the water. उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, जो अगला क्वेश्चन है ना वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इशूड बाय द आरबीआई एंड एक्ट्स एज अ लीगल टेंडर मनी। तो वो क्या है, तो वो ये है करेंसी नोट्स ऑफ वेरियस डिनोमिनेशंस एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। ठीक है, करेंसी नोट्स ऑफ वेरिंग डिनोमिनेशंस एक्सेप्ट द 1 रुपी नोट आर इशूड बाय द आरबीआई एंड एक्ट एज अ लीगल टेंडर, एंड दिस इंक्लूड्स ऑल द डिनोमिनेशंस ऑफ करेंसी नोट्स फ्रॉम ₹2 to 500 rupees. Legal tender refers to the currency that must be accepted for the payment of debt or other financial obligation
locations within a country's jurisdiction. उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, in which of the following states is the Indus Valley Civilization site Junikuran located? Junikuran indeed located in Gujarat. कहाँ पे located है? In Gujarat. This site in Gujarat has provided significant archaeological findings related to the Indus Valley Civilization, contributing to our understanding of their urban planning, culture and trade networks. And the site spread over an area of roughly 410 meters by 350 meters was strategically built on the southern shore of the Great Run of Kutch. गुजरात की बात हो गई. उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है? ये जो अगला क्वेश्चन है वो ये है यहाँ पे यहाँ पे लिस्ट फर्स्ट को जो है लिस्ट सेकंड के साथ मैच करना है. तो बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ तंजौर जो है चोला डायनेस्टी, और दशावतार टेम्पल ऑफ देवगढ़ जो है वो है कौन? गुप्ता डायनेस्टी. कौन है वो? गुप्ता डायनेस्टी. उसके बाद जो नेक्स्ट है कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा जो है वो है राष्ट्रकूटा डायनेस्टी. उसके बाद जो कंदरिया महादेव टेम्पल ऑफ खजुराहो जो है वो क्या है? ये चंडेला डायनेस्टी. ठीक है, इतनी बात क्लियर है. अब हम बात करते हैं वन बाय वन इनकी स्पेशली. तो जो बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ तंजौर है, दिस मैग्निफिसेंट टेम्पल इज एसोसिएटेड विद द चोला डायनेस्टी, बिल्ट बाय द राजा चोला first in the 11th century. It is an architectural marvel known for its grandeur and its significant influence on the Dravidian temple architecture. उसके बाद जो next है वो है दशावतार टेम्पल ऑफ देवगढ़. So this temple is associated with the Gupta dynasty and the Gupta empire, known for its cultural and artistical achievements, patronized various temples and architectural marvel during its rule. उसके बाद अब हम बात करें कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा की. तो कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा, दिस टेम्पल इज एसोसिएटेड विद द Rashtrakuta dynasty, and the Rashtrakuta were prolific builders and patrons of art and architecture, contributing significantly to the development of the Ellora caves. उसके बाद जो next है वो है कंदरिया महादेव टेम्पल ऑफ खजुराहो. This temple is associated with the Chandela dynasty, and the Chandela rulers of the central India are renowned for constructing the intricate temples of Khajuraho, famous for their exquisite sculptures and architectural finesse. ठीक है, इतनी बात क्लियर है. उसके बाद जो next question है वो क्या है? जो next question है वो ये है, arrange the food security related programs in India in the chronological order. ठीक है, यहाँ पे हमें ये चीज़ करना है. तो जो फर्स्ट है वो है टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम TPDS, ये बिल्कुल ठीक है. उसके बाद अंत्योदय अन्न योजना, ये भी बिल्कुल ठीक है. फिर फूड सिक्योरिटी एक्ट, फिर उसके बाद इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम. अगर हम वन बाय वन करके इनकी बात करें तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम TPDS की. TPDS की अगर हम बात करें तो इन जून 1997 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम TPDS विद द फोकस ऑन द पुअर. द गोल वाज टू गिव फूड ग्रेन्स टू अ पॉपुलेशन ऑफ पीपल लिविंग इन द पॉवर्टी, BPL, दैट इज बिलो पॉवर्टी लाइन. ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है हम बात करें किसकी? अंत्योदय अन्न योजना की. अंत्योदय अन्न योजना की अगर हम बात करें तो अंत्योदय अन्न योजना AAY की अगर हम बात करें तो ये जो AAY है अंत्योदय अन्न योजना, इसमें क्या होता है? अंत्योदय अन्न योजना इज वन ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्कीम्स इन इंडिया इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2000. द मेन एम ऑफ द स्कीम वाज टू प्रोवाइड हाईली सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स टू द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिलीज इन द रूरल एंड अर्बन एरियाज. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा फूड सिक्योरिटी एक्ट. फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है 5 सितंबर 2013, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, एमिंग टू प्रोवाइड सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स टू अप्रोक्सीमेटली 2/3 ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन. उसके बाद अगर हम बात करें किसकी? अब हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम की. तो इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम जो है, द इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम ऑल्सो नोन एज द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY इज अ प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स फ्री फूड ग्रेन टू द एलिजिबल बेनिफिशियरीज थ्रू द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम TPDS, एंड द स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन द January 1, 2023. इतनी बात क्लियर है. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, हु हेल्ड दैट द नोशन ऑफ सॉवरेनिटी must be expunged from the political theory. तो वो है क्रैबे. कौन है वो? क्रैबे है. ये क्रैबे की अगर हम बात करें तो क्रैबे considered that the notion of the sovereignty must expunged from the political theory. He believed that the concept of the absolute power vested in the state was outdated and an obstacle to a just and peaceful world order. His concept of the sovereignty of law highlights his belief in a legal framework that transcends national boundaries and upholds a shared sense of right and justice. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है?
in criticism of democracy, who said liberal or thin democracy is contributing to growing cynicism about politics and the paralysis of the public institutions. तो वो क्या है, बेंजामिन बार्बर है. कौन है वो, बेंजामिन बार्बर. द स्टेटमेंट क्रिटिसाइजिंग लिबरल और थिन डेमोक्रेसी एज कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोइंग cynicism about the politics and the paralysis of the public institutions is attributed to the Benjamin Barber. He was an American political theorist who expressed his concerns about the limitations of the liberal democracy and its impact on the civic engagement and governance. His works often explored the challenges and shortcomings of the democracy's practices in the modern societies. इतनी बात क्लियर है. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है यहाँ पे विच वन ऑथर बुक्स इज नॉट इन राइट कॉम्बिनेशन. राइट कॉम्बिनेशन कौन सा नहीं है, तो ये साइमोने डी बेयूअर सेक्सुअल पॉलिटिक्स, ये जो है राइट नहीं है कॉम्बिनेशन. बाकी जो है ना बच के जो जर्माइनी ग्रियर द फीमेल इनाउंच, बेटी फ्राइडन द फेमिनिन मिस्टिक और नाओमी वुल्फ फायर विद द फायर, ये सभी जो है ठीक है. तो जो है साइमोने डी बेयूअर सेक्सुअल पॉलिटिक्स, साइमोने डी बेयूअर इज अ फ्रेंच, ये क्या है अगर हम बात करें इसकी, तो ये जो है ना साइमोने डी बेयूअर ए फ्रेंच एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर एंड फेमिनिस्ट, डिड नॉट राइट सेक्सुअल पॉलिटिक्स. इसने सेक्सुअल पॉलिटिक्स बुक नहीं लिखा. द बुक सेक्सुअल पॉलिटिक्स वाज रिटन बाय, जो ये सेक्सुअल पॉलिटिक्स है ना, सेक्सुअल पॉलिटिक्स, ये बुक किसने लिखी है, काटे मिलेट ने लिखी है. पब्लिश्ड इन 1970, जो कि 1970 में पब्लिश हुई थी. इट क्रिटिक्स पेट्रार्की एंड एनालाइजेस पावर डायनेमिक्स इन जेंडर एंड सेक्सुअलिटी, मेकिंग इट अ सिग्निफिकेंट फेमिनिस्ट वर्क. उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, मेजर ह्यूमन एक्टिविटी इन लद्दाख इज व्हाट. तो वो है एग्रीकल्चर. क्या है वो, एग्रीकल्चर है. द मेन ह्यूमन एक्टिविटी इन लद्दाख इज एग्रीकल्चर विद अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंडिंग ऑन इट फॉर देयर लाइवलीहुड, एंड द पीपल ऑफ लद्दाख आर सेल्फ सपोर्टिंग फार्मर्स हु लिव इन द स्मॉल सेटलमेंट्स अक्रॉस द हाई डेजर्ट, एंड दे ग्रो अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स बेस्ड ऑन द इंडस रिवर and including barley, wheat, buckwheat, peas, rapeseed, orange beans. In warmer regions with the lower altitudes they also grow apples and apricots. ठीक है, apricots. ठीक है, इतनी बात क्लियर है. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है यहाँ पे, विच वन आर द फंक्शन और पावर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूएनओ की बात की गई है. तो इसमें है टू इन्वेस्टिगेट एनी डिस्प्यूट्स विद माइट लीड टू इंटरनेशनल फ्रिक्शन एंड टू रिकमेंड द एडमिशन ऑफ द न्यू मेंबर्स. इतनी बात क्लियर है यहाँ पे. तो इसमें है टू इन्वेस्टिगेट एनी डिस्प्यूट्स विच माइट लीड टू द इंटरनेशनल friction. One of the primary functions of the UN Security Council is to investigate and mediate disputes between the countries that have the potential to escalate into the international conflicts, and this helps in preventing conflicts from the escalating and promotes peaceful resolution through the diplomacy and mediation. And to recommend the admission of a new members, so the Security Council plays a role in the recommending new member states to the United Nations, and this recommendation is then sent to the General Assembly for the final approval, and the Security Council assesses for the applications for the membership based on the various criteria including adherence to the purposes and principles of the UN Charter. ठीक है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स जो है यूएनओ के बारे में. ठीक है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, आइडेंटिफाई द एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर द रूरल फाइनेंसिंग इन द इंडिया. तो वो होता है नबार्ड. क्या होता है वो, नबार्ड स्टैंड्स फॉर नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट serves as the apex institution for the rural financing in India. It was established in 1982 to promote sustainable and equitable agriculture and rural development across the country. NABARD provides credit facilities, refinance support, and developmental assistance to the banks, cooperatives, and other institutions involved in the rural development. इतनी बात क्लियर है. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. तो बीएसई जो है वो इंडिकेटर नहीं है ह्यूमन डेवलपमेंट का. बाकी जो PQLI है, HDI है, पर कैपिटा इनकम है, ये सभी जो है ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिकेटर हैं. बीएससी क्या है, अगर हम बात करें बेसिकली बीएससी क्या है, तो बीएससी रेफर्स टू द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज विच इज़ वन ऑफ द मेजर स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया. इट इज़ नॉट एन इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, एंड द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज अ financial market where securities such as stocks, bonds, and derivatives are bought and sold by the investors. It primarily reflects the performances and activities of the financial markets rather than social or economic indicators related to the human development. इतनी बात क्लियर है. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, which of the following rulers was called सर्वक्षत्रंतक इन पुराणाज. सर्वक्षत्रंतक इन पुराणाज जो है वो किसको बोलते हैं,
सो सर्वक्षत्रंतक इन पुराण जो है वो हम कहते हैं किसको, हम किसको बोलते हैं, हम बोलते हैं महापद्मनंद को। किसको बोलते हैं, सर्वक्षत्रंतक हम बोलते हैं पुराणों में महापद्मनंद को। महापद्मनंद नोन एज द सर्वक्षत्रंतक। सर्वक्षत्रंतक मीन इन द पुराणाज, इन द पुराना कि क्षत्रियों का जो नाश करने वाला था, ये महापद्मनंदा। महापद्मनंदा नोन एज द सर्व अक्षत्रांतक इन पुराणाज was the founder of the Nanda dynasty and ruled over the Magadha empire in ancient India. The title Sarvakshatrantaka signifies his reputation as the destroyer of all kings, highlighting his military prowess and the extent of his conquests under his rule. The Nanda dynasty expanded its influence significantly, marking a notable period in ancient Indian history characterized by the centralization of the power and territorial एक्सपेंशन। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 2 के साथ जो है मैच करना है। तो यहाँ पे जो है जो चीज़ें मैच करनी है वो क्या है, यहाँ पे हमें करेक्ट पेयर छांटना है। तो CACP 1965 ये वाला जो है करेक्ट पेयर है। तो CACP 1965 जो है ना, ये CACP 1965 द कमीशन फॉर द एग्रीकल्चर कोस्ट एंड प्राइसेस CACP सेट अप इन 1965 इज अ डिसेंट्रलाइज्ड एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज एन एक्सपर्ट बॉडी दैट रिकमेंड्स द मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस MSPs बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन वेरियस फैक्टर्स। सो कमीशन फॉर द एग्रीकल्चरल कोस्ट and prices set up in 1965 is a decentralized agency of the government of India. It is an expert body that recommends the minimum support prices by taking into consideration various factors. CACP 1965 this is the correct pair. इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, द सेलेस्टियल बॉडीज विच हैव देयर ओन हीट एंड लाइट आर कॉल्ड एज। उनको हम क्या बोलते हैं, तो उनको हम बोलते हैं स्टार्स। क्या बोलते हैं उनको, स्टार्स। स्टार्स आर मैसिव सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम दैट अंडरगो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोड्यूसिंग इमंस हीट एंड लाइट थ्रू दिस प्रोसेस। प्लैनेट्स ऑन द अदर हैंड डू नॉट जनरेट देयर ओन हीट एंड लाइट बट इंस्टेड रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ स्टार्स लाइक द सन। सैटेलाइट्स आर सेलेस्टियल बॉडीज दैट ऑर्बिट प्लैनेट्स और अदर्स लार्जर बॉडीज। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या है, यहाँ पे एक तरफ दे रखा है रिटर्न, दूसरी तरफ दे रखा फैक्टर। क्या दे रखा है, रिटर्न, और एक तरफ दे रखा फैक्टर। तो यहाँ पे अगर हम मैच करें तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा, चलो हम बात करते हैं 1 बाय 1 करके इसमें ऐसे ही, ठीक है। एक तरफ दे रखा है रिटर्न, दूसरी तरफ दे रखा है फैक्टर, ठीक है। रिटर्न दे रखा है, फैक्टर दे रखा है। तो जो प्रॉफिट है उसका हो जाएगा एंटरप्रेन्योरशिप। प्रॉफिट का क्या हो जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप। रेंट का क्या हो जाएगा, लैंड हो जाएगा। और वेज का क्या हो जाएगा, लेबर हो जाएगा। और ये जो इंटरेस्ट है इसका क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। इंटरेस्ट का क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। अब 1 बाय 1 करके हम बात करते हैं। तो प्रॉफिट जो है एंटरप्रेन्योरशिप, प्रॉफिट का एंटरप्रेन्योरशिप की हम बात करें, प्रॉफिट इज अ रिटर्न फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर्स टेक रिस्क and organize the other factors of production to create goods and services, and the reward they receive for their efforts and risk taking its profit. रिस्क टेकिंग इज प्रॉफिट। प्रॉफिट एंटरप्रेन्योरशिप, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो है रेंट लैंड। रेंट लैंड की अगर हम बात करें तो रेंट इज द रिटर्न फॉर द लैंड। लैंड ओनर्स अर्न रेंट फॉर अलाउिंग अदर्स टू यूज देयर लैंड और प्रॉपर्टी फॉर वेरियस पर्पजेस सच एज फार्मिंग, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स और माइनिंग रिसोर्सेज। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो वेज है। वेज जो है वो है लेबर। वेज इज द रिटर्न फॉर द लेबर। वर्कर्स रिसीव वेजेस एज कंपनसेशन फॉर देयर टाइम, एफर्ट एंड स्किल्स प्रोवाइडेड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, जो नेक्स्ट है वो है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो कैपिटल जो है, पूंजी जो है उस पर इंटरेस्ट मिलता है। कैपिटल, इंटरेस्ट इज द रिटर्न फॉर द कैपिटल। कैपिटल रेफर्स टू द फाइनेंशियल रिसोर्सेज और फिजिकल एसेट्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन। लेंडर्स अर्न इंटरेस्ट एज अ रिटर्न ऑन द मनी दे लोन एंड इन्वेस्टर्स अर्न इंटरेस्ट ऑन देयर इन्वेस्टेड कैपिटल्स। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, इन विच कैटेगरी हैज़ हरियाणा बीन इन द SDG इंडिया इंडेक्स 3.0 रिपोर्ट। तो यहाँ पे जो है तो वो हो जाएगा फ्रंट रनर 65 to 99,
ठीक है 19 ये हो जाएगा फ्रंट रनर पे आ जाएगा, फ्रंट रनर। ठीक है, तो फ्रंट रनर जो है SDG की अगर हम बात करें, सो इन द SDG इंडिया इंडेक्स 3.0 report Haryana is categorized as a front runner, indicating a score between 65 and 99. This category reflects significant progress in achieving the Sustainable Development Goals (SDGs), demonstrating the state's effective efforts in areas such as health, education, gender equality, and economic growth. Being a front runner suggests that Haryana is well on its way to meeting the SDG targets, showing the common development performance compared to the other states and union territories in India. इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, हु इज़ द ऑथर ऑफ सोशल ओरिजिन्स ऑफ डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी। तो इसमें जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा, बैरिंगटन मूरे। क्या हो जाएगा, बैरिंगटन मूरे। Social Origins of Dictatorships and Democracy is a seminal work authored by Barrington Moore, published in 1966. In this book, Moore explores the social and economic conditions that lead to the development of different political regimes, including democracies, dictatorships, and fascist states. He examines the historical trajectories of countries like England, France, the United States, China, Japan, and India, एनालाइजिंग हाउ क्लास स्ट्रक्चर्स एंड कन्फ्लिक्ट्स शेप पॉलिटिकल आउटकम्स। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, हाउ मेनी नेशनलाइज्ड बैंक्स आर देयर इन इंडिया सितंबर 2023 के अकॉर्डिंग। तो वो कितने हैं, 12 हैं। कितने हैं, 12। कितने हैं, 12। ठीक है, एज ऑफ सितंबर 2023 इंडिया हैज़ 12 नेशनलाइज्ड बैंक्स। नेशनलाइज्ड बैंक्स आर दोज दैट वर प्रीवियसली प्राइवेटली ओन्ड बट वर टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट टू इंश्योर बेटर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ बैंकिंग सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री। दीज बैंक्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन द इंडियन इकोनॉमी बाय प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल सर्विसेज टू द लार्ज सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, पर्टिकुलरली इन द रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, arrange the following in correct chronological order and select the correct answer from the codes given below। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो है वो हो जाएगा बैटल ऑफ प्लासी, उसके बाद होगा बैटल ऑफ वेंडिवॉश, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हो जाएगा बैटल ऑफ बक्सर, उसके बाद होगा बैटल ऑफ पोर्टो नोवो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले 1 by 1 करके हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बैटल ऑफ प्लासी की। किसकी बात कर रहे हैं, बैटल ऑफ प्लासी की। सो बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया ऑन 23 जून 1757। ट्रूप्स ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी led by the Robert Clive came up against the forces of Siraj-ud-Dowlah, the last Nawab of Bengal, and his French allies। उसके बाद अब हम बात करेंगे बैटल ऑफ किसकी, वेंडिवोश की। सो बैटल ऑफ वेंडिवोश वाज अ बैटल इन इंडिया बिटवीन द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश इन 1760। द बैटल वाज पार्ट ऑफ द थर्ड कार्नाटिक वॉर फॉट बिटवीन द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश कॉलोनियल एम्पायर्स विच इटसेल्फ वाज अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल 7 years वॉर। उसके बाद जो अगला है वेंडिवोश के बाद जो नेक्स्ट है वो है बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट ऑन दी 22 अक्टूबर 1764 बिटवीन द फोर्सेज अंडर द कमांड ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेड बाय द हेक्टर Munro and the combined armies of Mir Qasim, the Nawab of the Bengal, the Nawab of Awadh and the Mughal king Shah Alam II। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, अगला जो क्वेश्चन है वो ये है द बैटल ऑफ पोर्टो नोवो का बैटल की बात करें। सो द बैटल ऑफ पोर्टो नोवो वाज फॉट बिटवीन दी हैदर अली ऑफ मैसूर एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन 1 जुलाई 1781 एंड द इंग्लिश वर विक्टोरियस एंड दिस बैटल पुट अ चेक ऑन द एक्सपेंशन ऑफ हैदर अली। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ यहाँ पे ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकम्पेटिबल जो है वो कौन सा है, तो वो बरेली जो है ना, बरेली बेगम जिन्नत महल, दिस इज इनकम्पेटिबल। ठीक है, फिर जो कंपेटिबल है अगर हम उसकी बात करें तो कानपुर, नाना साहिब, लखनऊ, हजरत महल, फैजाबाद, मौलवी अहमद उल्लाह। ठीक है, उसके बाद जो है अब हम बात करेंगे बरेली बेगम जिन्नत महल, ये जो लिखा हुआ है बरेली बेगम जिन्नत महल, दिस पेयर इज इनकम्पेटिबल। बेगम जिन्नत महल वो एसोसिएटेड विद दिल्ली, क्यों, क्योंकि बेगम जिन्नत महल जो है वो किससे जुड़ी हुई थी, ये जुड़ी हुई थी बेगम जिन्नत महल दिल्ली से। किससे जुड़ी हुई थी, दिल्ली से जुड़ी हुई थी बेगम जिन्नत महल। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है
Begum Jinat Mahal was associated with Delhi, not with the Bareilly. She was the wife of the last Mughal emperor बहादुर शाह जफर. ठीक है, बेगम जिन्नत महल जो है ये लास्ट जो मुगल एम्पर था ना बहादुर शाह जफर, उसकी वाइफ थी, ये दिल्ली से बिलोंग करती थी. ठीक है, शी वॉज द वाइफ ऑफ द लास्ट मुगल एम्पर बहादुर शाह जफर एंड प्लेड अ रोल इन द रेजिस्टेंस ड्यूरिंग द 1857 अपराइजिंग इन दिल्ली. इतनी बात क्लियर है बेगम जिन्नत महल से. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एस्टेब्लिश्ड द इंटरनेशनल अफ्रीकन एसोसिएशन इन 1876. तो वो था बेल्जियम. क्या था वो? बेल्जियम था. उसके बाद बेल्जियम की अगर हम बात करें, सो द इंटरनेशनल अफ्रीकन association established in 1876 by the king Leopold II. Leopold II of the Belgium was initially presented as a philanthropic and scientific organization aimed at exploring and developing the interior of the Africa. However, its true motives soon became clear as it became a vehicle of the Leopold's personal ambitions to acquire territory and resources in the Africa. ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, यहाँ पे द नैरो जोन ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड वाटर एंड एयर इज वॉट. तो इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा बायोस्फीयर. क्या हो जाएगा? बायोस्फीयर. द बायोस्फीयर इंक्लूड ऑल द जोन्स वेयर लाइफ एग्जिस्ट्स ऑन द अर्थ इंक्लूडिंग द इंटरेक्शंस बिटवीन द एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, वाटर बॉडीज एंड लिथोस्फेयर लैंड. इट encompasses the surface of the earth where living organisms include human, plants and animals interact with their environments. इतनी बात क्लियर है. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट विल बी दी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इफ इट हैज़ अ मल्टीपल यूजेज है. तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा E is greater than 1 हो जाएगा. If a product has multiple uses, its elasticity of demand can indeed be greater than 1. E is greater than 1. This higher elasticity indicates that change in the price are likely to have a proportionally larger effect on the quantity demanded. This is because consumers may have more alternatives or substitutes for the product, making them more responsive to changes in the price. उसके बाद जो next question है वो क्या है? Which river drains into the Arabian Sea? सो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तापी. क्या हो जाएगा? तापी. द तापी रिवर ओरिजिनेटिंग इन द सेंट्रल इंडियन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश फ्लोज वेस्टवर्ड अक्रॉस महाराष्ट्र एंड गुजरात बिफोर ड्रेनिंग इनटू द अरेबियन सी. इट इज वन ऑफ द मेजर वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, नोन फॉर इट्स रिलेटिवली शॉर्ट बट सिग्निफिकेंट कोर्स थ्रू द स्टेट्स इट ट्रैवर्स. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द चार्ल्ड मैन मेंबर ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन फॉर्म्ड इन 1953. तो वो हो जाएगा के.एम. मुंशी. क्या हो जाएगा? के.एम. मुंशी वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन फॉर्म्ड इन 1953. द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन फॉर्म्ड इन 1953 वाज टास्क्ड विद द कॉम्प्लेक्स जॉब ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्टेट्स एंड टेरिटरीज इन इंडिया बेस्ड ऑन द लिंग्विस्टिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशंस चेयर्ड बाय द फैजल अली, हरि दयानाथ कुंजरू and K.M. Panikkar. The commission played a pivotal role in recommending the reorganization of states to better reflect linguistic and cultural identities. उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, who among the following contributed to the establishment of the Swaraj Party in 1923? So the Swaraj Party was founded in 1923. In 1923, Motilal Nehru and Chittaranjan Das. आ जाएगा इसका सही उत्तर. The Swaraj Party was founded in 1923 by Motilal Nehru and Chittaranjan Das as a faction within the Indian National Congress. Their aim was to advocate for a more assertive approach towards achieving self-government Swaraj in India. Dissatisfied with the Congress non-cooperation movement, which they believed had become passive, they sought to contest elections and work within the legislative framework to push for the nationalist goals. उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो क्या है? अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, विच सेंटेंस रिगार्डिंग द एनवायरमेंटलिज्म इज नॉट करेक्ट? एनवायरमेंटलिज्म के बारे में जो चीज़ ठीक नहीं है वो ये है, ये जो है ना, मुर्रे बुकचीन इज द इन्वेंटर ऑफ गाया हाइपोथेसिस, ये बात गलत है. टर्म इकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ओइकोज, ये बात गलत है. फिर जो चीज़ ठीक है वो क्या है? अर्ने नाइसे इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ डीप इकोलॉजी. अर्ने नाइसे इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ डीप इकोलॉजी, ये बात ठीक है. ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें जो क्वेश्चन है, मुर्रे बुकचीन डिड नॉट इन्वेंट द गाया हाइपोथेसिस. इट वॉज फॉर्मुलेटेड बाय द, ये जो मुर्रे बुकचीन डिड नॉट इन्वेंट द गाया हाइपोथेसिस, जो गाया हाइपोथेसिस है, गाया हाइपोथेसिस was formulated by the James Lovelock and लाइनी मुर्गो. ये जो है ना, ये क्या है जो नेक्स्ट जो है यहाँ पे
यहाँ देखो मुर्रे जो है ना, ये क्या बोलते हैं उसको, मुर्रे बुकचीन इज द इन्वेंटर ऑफ गया हाइपोथेसिस, ये बात जो है गलत है। मुर्रे बुकचीन डिड नॉट इन्वेंट द गया हाइपोथेसिस, इट वाज फॉर्मुलेटेड बाय द जेम्स लवलॉक एंड लाइने मर्गुलिस मेकिंग मीन्स, ठीक है, एंड लाइने मर्गुलिस, क्या बात कर रहे हैं हम, एक बार फिर से रिपीट करते हैं इसको। देखो ये जो है ना गाया हाइपोथेसिस वाज फॉर्मुलेटेड बाय जेम्स लवलॉक एंड लिन मार्गुलिस, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो है, यहाँ पे इकोलॉजी जो है वो ग्रीक वर्ड ओइकोज से मतलब डिराइव हुई है, ना कि लैटिन वर्ड से, ठीक है। और इसका जो है ना इकोलॉजी, इसका मतलब जो है ये रेफर करता है हाउस होल्ड को और एनवायरनमेंट को, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, द स्टेट्स इन इंडिया हैव बीन फॉर्म्ड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस लैंग्वेज हैज बीन अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, particularly after the reorganization of states in 1956 and subsequently in 1960s and 1970s. This reorganization aimed to create states that corresponded to linguistic boundaries to the better represent and serve the linguistic and cultural diversity of the Indian population. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन पॉपुलेशन हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ 78th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, तो वो हो जाएगा एम डेनिस फ्रांसिस, क्या हो जाएगा, एम डेनिस फ्रांसिस हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, फाइंड द मिसिंग फिगर्स इन गिवन एग्जाम्पल ऑफ क्रेडिट क्रिएशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा हम बात कर रहे थे इसकी, इससे पीछे जो हम बात कर रहे थे, एम डेनिस फ्रांसिस करंटली एम डेनिस फ्रांसिस जो है करंटली सर्व्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ 78th session of the United Nations General Assembly. He was elected to this prestigious position in June 2023. Previously, Mr. Francis held the role of the permanent representative of Trinidad and Tobago to the United Nations, bringing a wealth of the diplomatic experiences to the role. उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, फाइंड द मिसिंग फिगर्स इन द गिवन एग्जाम्पल ऑफ क्रेडिट क्रिएशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे जो है राउंड है, डिपॉजिट्स है, लोन्स है, रिजर्व रेशियो है, ठीक है। अब इसमें हमें जो है देखो यहाँ पे जो जो चीज़ें हैं वो है, ये आ जाएगा 200, 640, 640, 128 इस तरीके से आ जाएगा। और इसको एक्सप्लेन, लेट मी चेक, ठीक है। आंसर तो इसका यही हो जाएगा। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये देख के जो है सोल्व कर लेना है, ये सोल्व करने वाला जो है क्वेश्चन है 200, 640, 640, 128 इस तरीके से ये फिल अप किया जाएगा इसमें। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है यहाँ पे, विच एग्रीमेंट्स इज और आर साइंड बिटवीन द इंडिया एंड यूएसए, इंडिया और यूएसए के बीच में जो है कौन कौन सी चीज़ें जो है वो साइन की गई हैं। बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर दी जियो स्पेशल इंटेलिजेंस BECA, और जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट GSOMIA, और लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट LEMOA, ठीक है। ये तीनों ही जो है वो ठीक है। तो अब हम 1 बाय 1 करके जो है बात कर लेते हैं। तो जो BECA है, ये जो BECA है ये बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर द जियो स्पेशल इंटेलिजेंस है। दिस एग्रीमेंट अलाउज फॉर द एक्सचेंज ऑफ जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन विच इज क्रूशियल फॉर टारगेटिंग एंड नेविगेशन पर्पजेज इंक्लूडिंग मिसाइल टारगेटिंग। इट फैसिलिटेट्स बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडियन एंड US आर्म्ड फोर्सेज ड्यूरिंग द मिलिट्री एक्सरसाइजेस एंड ऑपरेशंस। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है GSOMIA, General Security of Military Information Agreement GSOMIA. GSOMIA enables the sharing of classified military information between the India and the USA. It enhances mutual trust and cooperation by allowing both countries to share sensitive defense technology and intelligence. उसके बाद जो next है वो है LEMOA. LEMOA जो है facilitates logistical support and supplies between the India and the USA during the authorized port visits, joint exercises and humanitarian missions. It allows both countries to use each other's facilities for the refueling, replenishment and maintenance of defense equipment. इतनी बात क्लियर है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, मैप्स दैट फोकस ऑन द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड व्हाट, तो वो उनको बोलते हैं थीमेटिक मैप्स। क्या बोलते हैं उनको, थीमेटिक मैप्स बोलते हैं। थीमेटिक मैप्स फोकस ऑन द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और थीम्स सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी, क्लाइमेट जोन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और पॉलिटिकल बाउंड्रीज। दे आर डिजाइन टू विजुअली रिप्रेजेंट एंड कम्युनिकेट स्पेशल पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप्स रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर टॉपिक और थीम, ठीक है। थीमेटिक मैप हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, विच इज़ द राइट ऑर्डर ऑफ माइलस्टोन इवेंट्स ऑफ UNO फॉर्मेशन, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इंटर अलाइड डिक्लेरेशन और डुम्बार्टन ओआक्स कॉन्फ्रेंस और याल्टा कॉन्फ्रेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो सबसे पहले है वो है यहाँ पे
लेट अस सी, यहाँ पे जो है ये है इंटर अलाइड डिक्लेरेशन। इंटर अलाइड डिक्लेरेशन, दिस वाज अ जॉइंट डिक्लेरेशन इशूड बाय द अलाइड पावर्स इन 1941 ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, अफर्मिंग देयर कमिटमेंट टू द प्रिंसिपल्स ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड पोस्ट वार कोऑपरेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है डुम्बार्टन ओवाक्स कॉन्फ्रेंस। Dumbarton Oaks Conference held in 1944. This conference laid the foundation for the establishment of the United Nations by proposing the structure and functions of the organization. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, याल्टा कॉन्फ्रेंस। अगर हम बात करें याल्टा कॉन्फ्रेंस की, तो याल्टा कॉन्फ्रेंस held in 1945. The Yalta Conference finalized the plans for the United Nations, including its structure and the participation of member states, paving the way for the UN Charter to be drafted and signed later in 1945. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज द नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन एनसीएच। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन एनसीएच नंबर विद द मोटो जागो ग्राहक जागो। तो इसमें है द नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन एनसीएच विद द मोटो जागो ग्राहक जागो हैज द नंबर 1915। जागो ग्राहक जागो इज अ कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च्ड इन 2005 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच वन इज नॉट अ क्वालिटेटिव मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैप्स। तो ये जो है ना, ये कोरोप्लैथ मेथड इज नॉट द क्वालिटेटिव मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैप्स। बाकी जो है टिंट मेथड, कोरोस्कीमेटिक मेथड और क्रोमेटिक मेथड, ये सारे जो है क्वालिटेटिव मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैप्स हैं। तो यहाँ पे इसकी और एक्सप्लेनेशन देखें तो कोरोप्लेथ मेथड है इज नॉट अ क्वालिटेटिव मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैप्स। इट यूजेस कलर और शेडेड टू रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड और डेंसिटी ऑफ अ स्टैटिस्टिकल वेरिएबल विद इन द प्री डिफाइंड जियोग्राफिकल रीजन्स। डार्कर कलर्स typically indicate higher values while lighter shades represent lower values, making it effective for the visualizing quantitative data such as population density, income levels और election results. उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, विच वन इज कंसिडर्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलिशनल प्रेसिडेंशियलिज्म। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राज़ील। क्या हो जाएगा, ब्राज़ील। ब्राज़ील इज कंसिडर्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलिशनल प्रेसिडेंशियल इन ब्राज़ील्स पॉलिटिकल सिस्टम। द प्रेसिडेंट often needs to form alliances with the multiple political parties to secure the legislative support due to the fragmented nature of the Brazilian Congress, and this coalition building is crucial for passing legislation and implementing policies effectively, reflecting the characteristics of coalitional presidentialism. उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच गैस लीड्स टू इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर। तो वो हो जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 हो जाएगा। CO2 इज नोन टू कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट विच लीड्स टू एन इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर। इट इज अ ग्रीन हाउस गैस दैट ट्रैप्स heat in the Earth's atmosphere, preventing it from the escaping into the space. Increased levels of CO2 and other greenhouse gases due to the human activities such as burning fossil fuels and deforestation are major contributors to the global warming and climate change. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, in which country the term cohabitation is used to define the system of divided government. तो वो हो जाएगा फ्रांस। क्या हो जाएगा, फ्रांस। इन फ्रांस द टर्म कोहेबिटेशन refers to a political situation where the president of the republic comes from a different political party than the majority of the members of the national assembly parliament. This leads to a system of divided government where the president governs alongside a prime minister and cabinet from a different political parties, potentially leading to the tensions and challenges in the governance. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, वेस्टर्न घाट्स इज ऑल्सो नोन एज सह्याद्री। इसको हम क्या बोलते हैं, सह्याद्री बोलते हैं। द वेस्टर्न घाट्स ऑल्सो नोन एज सह्याद्री आर अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया, स्ट्रेचिंग ओवर 1600 किलोमीटर्स along the western coast, and these mountains are home to diverse flora and fauna, many of which are endemic to the region, and the ghats play a crucial role in the India's climate, acting as a barrier to the monsoon winds and influencing weather patterns across the subcontinent. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, which of the following festivals are considered very important in the Hampi, very important in the Hampi। तो वो हो जाएगा महानवमी। क्या हो जाएगा वो, महानवमी। also known as the Navratri is considered a very important festival in Hampi, Karnataka. It celebrates the victory of the good over the evil and is marked with the traditional rituals, music, dance and religious ceremonies in the historical context of Hampi, which was once the capital of the Vijayanagara Empire. Mahanavami would have been celebrated with a great pomp and grandeur, reflecting the cultural and religious significance of the festival in the region. ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, which of the following is the basis for the constructing indifference curve IC।
सो यहाँ पे हो जाएगा कंज्यूमर प्रेफरेंस स्केल. द बेसिस फॉर द कंस्ट्रक्टिंग एन इंडिफरेंस कर्व IC इज द कंज्यूमर्स प्रेफरेंस स्केल. इंडिफरेंस कर्व्स represent combinations of two goods and provide the consumer with the same level of satisfaction or utility. These curves are derived from the consumer's preferences and reflect the trade-offs they are willing to make between different goods given their utility maximizing behavior. And उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, गंगीज खान बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग मंगोल क्लैन्स. तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बोर्जीगेड. ठीक है. गंगेज खान हुज बर्थ नेम वॉज तैमूजीन बिलोंग टू द बोर्जीगेड क्लेन, अ प्रोमिनेंट मंगोल lineage rising from humble beginnings. He unified the Mongol tribes through a combination of military prowess, strategic alliances and political acumen. Genghis Khan's leadership and military campaigns transformed the disparate Mongol tribes into a formidable empire that stretched from the China to Eastern Europe, known historically as the Mongol Empire. उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है, विच इज द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर ट्रेन ऑफ इंडिया. तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तेजस एक्सप्रेस. तेजस एक्सप्रेस इज कंसिडर्ड द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर ट्रेन ऑफ इंडिया. इट वाज इंट्रोड्यूस्ड एज पार्ट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव्स टू अलाउ द प्राइवेट ऑपरेटर्स टू रन सर्टेन ट्रेन्स ऑन द इंडियन रेलवेज नेटवर्क. द तेजस एक्सप्रेस ऑपरेट्स बिटवीन द लखनऊ एंड द न्यू दिल्ली एंड इज नोन फॉर इट्स मॉडर्न एमिनिटीज एंड सर्विसेज. उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, हु अमंग द फॉलोइंग पेंटेड द पिक्चर टाइटल्ड द लास्ट जजमेंट. तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये मिशेलेंगलो पेंटेड द फेमस फ्रेस्को टाइटल्ड द लास्ट जजमेंट ऑन द अल्टार वॉल ऑफ द सिस्टाइन चैपल इन वेटिकन सिटी. दिस मोन्यूमेंटल वर्क कंप्लीटेड बिटवीन 1536 and 1541 depicts the second coming of Christ and the final judgments of souls. It is renowned for its dramatic portrayal of heaven, hell and purgatory, showcasing Michelengo's mastery of human anatomy and emotive expression. उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑन 21st June each year. The direct rays of the sun fall on the tropic of Cancer, marking the summer solstice in the northern hemisphere. This day has the longest daylight hours of the year in the northern latitudes. उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. तो ये हो जाएगा, इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोनों ही ठीक है. ये WTO 1995 was established on the basis of the Dunkal proposal in place of GATT 1947 and WTO has been established on the basis of an international treaty approved by the parliaments of the member of countries. ठीक है. So World Trade Organization and the Dunkal proposal, the statement is accurate. The World Trade Organization जो है was established in 1995 succeeding the General Agreement on the Tariffs and Trade GATT. Yet which had been in place since 1947. The Dunkal text, named after the Arthur Dunkal, the Director General of GATT at the time, emerged from the Uruguay round of trade negotiations and served as the foundation for the creation of the WTO. And then उसके बाद जो next है वो क्या है? यहाँ पे WTO and international treaty. This statement is also correct. The World Trade Organization was established through the Marrakesh Agreement, an international treaty signed in 1994 by 123 countries, and this treaty required ratification by the national parliaments of member countries for the World Trade Organization to come into the effect. ठीक है. So this is done.